हेलो बच्चों। बेटा, आज की वीडियो में हम मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ना है? बेसिकली दे आर द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे? कि अगर हम एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, अगर एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसके आसपास क्या फॉर्म होगी? मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। ये है मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, ईदर बाय राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे भी पहले ना हम इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने करा था? 1802 ईस्वी में एक इटालियन फिलोसफर थे। ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि अगर एक इलेक्ट्रिक वायर में से अगर एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, वायर में से अगर एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उस वायर के पास पड़ी हुई कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। वायर के पास पड़ी हुई कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। इन्होंने बल्कि इस चीज को ना, इस ऑब्जर्वेशन को लोकल न्यूज़पेपर में भी छपाया था, लेकिन इनकी बात को सीरियसली लिया नहीं गया। उसके बाद 1820 1820 में एक ओएस्टेड नाम के साइंटिस्ट आए, डेनिश साइंटिस्ट थे। ठीक है। ये जब भी मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया जाता है, इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इन्होंने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे जिनकी ऑब्जर्वेशन के बारे में ही हमने पढ़ना है। ठीक है। अब इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक वायर में से करंट पास करवाया और सेम तरीके से एक कंपास नीडल पास पे रख दी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले मान लेते हैं इन्होंने सर्किट क्लोज नहीं करा था, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ ऑब्जर्व नहीं करा। जैसे ही सर्किट क्लोज कर दिया, वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू हो गया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट, तो ये ईस्ट होगा। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? जैसे ही इस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू हुआ तो एक कंपास नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। कंपास नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई? वेस्ट डायरेक्शन में। अब अच्छा, इन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट क्या करा? करंट को ना अपोजिट डायरेक्शन में पास करवाया। अगर करंट को अपोजिट डायरेक्शन, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी होगी बेसिकली। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर लगाया था तो बाद में इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी तरफ लगा दिया होगा। ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी तरफ लगा दिया होगा। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो कंपास नीडल का नॉर्थ था, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, ईस्ट डायरेक्शन। किस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था? ईस्ट डायरेक्शन। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ना एक रूल भी बनाया गया था जिसे बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल। अब ये व्हाट इज एम्पियर स्विमिंग रूल? एम्पियर स्विमिंग रूल है क्या कि मान लेते हैं एक पर्सन है जो कि स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर्सन किस तरफ स्विम कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर पर्सन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्विम कर रहा है तो कंपास नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी? उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा हूं, या कोई भी पर्सन करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो कंपास नीडल को किस तरफ डिफ्लेक्ट करना चाहिए? उसके लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में। या अगर मैं अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, अब इस डायरेक्शन में मैं स्विम कर रहा हूं तो कंपास नीडल को किस तरफ डिफ्लेक्ट करना चाहिए? मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है। इसे बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। चलो, उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए थे 1820 में ही। ठीक है। बायट सेवेट लॉ आपने सुना होगा। ये असल में बायट और सेवेट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। 1820 में ही उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे थे अलग अलग कंडक्टर्स को लेकर, अलग अलग शेप्स ऑफ कंडक्टर्स को लेकर।
1820 सेम ओएस्टेड के ईयर में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे, बायट एंड सेवेट। ये हमने बायट सेवेट लॉ के बारे में पढ़ा। बायट और सेवेट जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, इन्हीं के नाम पर ये लॉ रखा गया था। अब बायट और सेवेट ने क्या करा, अलग अलग शेप्स ऑफ कंडक्टर को लेकर ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे। अब एक्सपेरिमेंट्स अगर परफॉर्म करे उन्होंने, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखी, ऑब्जर्व करी, उन्होंने क्या बोला कि एक बहुत स्मॉल कंडक्टर हमने ले लिया एक्स वाई, बहुत स्मॉल कंडक्टर हमने एक्स वाई लिया, ठीक है। अब इस एक्स वाई कंडक्टर में उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट भी पास कर दिया, ठीक है, आई करंट पास करा। अब इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें तो इतना पता है ना, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला कि एक बहुत स्मॉल एलिमेंट, इसी के अंदर हमने डीएल ले लिया, बहुत स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया, इसी वायर का एक बहुत स्मॉल एलिमेंट डीएल, जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की तरफ ही है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी तरफ ही होगी, ठीक है। मोर ओवर, अगर मेरे पास एक सर्कुलर वायर है, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या बना सकते हैं, एक टेंजेंट भी बना सकते हैं। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या बना सकते हैं, टेंजेंट भी बना सकते हैं। नहीं तो इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उसी की डायरेक्शन भी ले लेगा। अब इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, हमने वो निकाला। डीएल एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो निकालना है, ठीक है। लेट्स से इस एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमने ले लिया आर वेक्टर। डीएल एलिमेंट और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया, आर वेक्टर। और डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ये चीज बेटा हमेशा याद रखना है, डेरिवेशन बहुत काम आएगी। थीटा जो एंगल है वो डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल। एक और चीज, आई डीएल वेक्टर, अगर हम करंट और डीएल वेक्टर को इकट्ठा जोड़ दें तो इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट। वो एलिमेंट जिसमें से क्या पास कर रहा होगा, करंट पास कर रहा होगा। अब ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि इसके इस बहुत स्मॉल एलिमेंट की वजह से बहुत स्मॉल जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी, लेंथ छोटी तो कम मैग्नेटिक फील्ड ही फॉर्म हो रही है, ठीक है। लेंथ छोटी तो कम मैग्नेटिक फील्ड ही फॉर्म हो रही है। इस बहुत स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही और भी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस डीएल लेंथ की। मतलब जितनी बड़ी बेटा आप लेंथ लोगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी एक रैंडम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी पे। एंड ऑल्सो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि डीबी, बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। अगर हम ये एंगल बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। अगर हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा बेसिकली। एक और ऑब्जर्वेशन लास्ट थी, इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मतलब जितना ज्यादा दूर हम ये पॉइंट पी रखेंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी, ठीक है। जितना ज्यादा दूर हम ये पॉइंट पी रखेंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी। अब इन चारों चीजों को अगर हम एक ही साथ लिख दें तो ये लिख सकते हैं dB, दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। आई dl साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बेटा हटाते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है k, तो dB इक्वल्स टू k आई dl साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। और k कांस्टेंट क्या होता है, देखो अगर हम k की वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा ना बेटा इसे रिलेट करना कूलम्स लॉ से, ठीक है। कूलम्स लॉ में अगर आपको याद हो कि अगर हमने
के कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी थी, तो वैल्यू हमने पुट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर भी थोड़ी बहुत सेम वैल्यू पुट करेंगे विच इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। 1/एप्सिलॉन नॉट को किससे हम रिप्लेस कर देते हैं, म्यू नॉट से। ठीक है, चलो के की जगह हम क्या रखेंगे, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। अच्छा जी, वहां पर हमने कूलम्स लॉ में क्या करा था, कूलम्स लॉ में बेटा हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट मैग्नेट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब यहाँ पर म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, म्यू नॉट को बेटा बोलेंगे एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यस इट इज रिलेटेड टू मीडियम, मतलब अगर हम फ्री स्पेस की बजाय कोई और मीडियम रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, मीडियम चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो ये है बायट सेवर्ट लॉ असल में, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा के भी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ा दोगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब ये जो कांस्टेंट है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अब ये वेबर हमने क्यों लिखा वो आगे जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है, उसके बेसिस पे हमने लिखा है। चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर हम देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता होगा आपको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो अगर हमें हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, साइन थीटा को हटा के हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा को हटाना है तो एक चीज याद करो, साइन थीटा हमने कहां पर पढ़ा था 11th क्लास में, जब दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो साइन थीटा वाली टर्म आती है। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा हटाएंगे तो देयर शुड बी वेक्टर प्रोडक्ट। अब किनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए, जिनके बीच में ये एंगल हमने थीटा लिया है, क्योंकि थीटा एंगल हटाएंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। किनके बीच में आएगा वेक्टर प्रोडक्ट, आर और डीएल। ठीक है, आर वेक्टर और डीएल, तो ऊपर आर वाली टर्म होना जरूरी थी ताकि हम अगर साइन थीटा को हटाएं तो आर और डीएल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर आर और आर को ना, सॉरी आर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, आई डीएल साइन थीटा इंटू में आर, नीचे आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू आर इज आर का क्यूब। अब बेटा अगर आप साइन थीटा हटाओगे तो देयर विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड डीएल वेक्टर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब। ठीक है, अपॉन में आर का, ये आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन अगर हमने निकालनी हो तो या तो वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल, कि अगर ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और नीचे की डायरेक्शन में करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, या एक और चीज हम ले सकते हैं, अगर डीबी की डायरेक्शन निकालनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल याद करो, हमने क्या पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में, कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी जो है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आर वेक्टर इधर है, डीएल वेक्टर इधर है, तो इसकी डीबी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं आर से डीएल की तरफ जाऊंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक है, और अगर मैं
डीएल से आर की तरफ जाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलरली इनवर्स। दोनों ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये हमने डायरेक्शन निकालने का तरीका 11th क्लास में भी सीखा था कि अगर हम डीएल से आर की तरफ जाएंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाल रहे हैं, तो फिंगर्स रैप होंगी डीएल से आर की तरफ और थंब किससे की तरफ पॉइंट करेगा, परपेंडिकुलरली इनवर्स। लेकिन हम आर वेक्टर क्रॉस, अगर हम आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आर से डीएल की तरफ फिंगर क्रॉस करेंगे और थंब किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, दोनों ही केसेस से हम निकाल सकते हैं। ये था बेटा आपका बायट-सैविट लॉ। ठीक है, और बायट-सैविट लॉ के बेटा बहुत सारे यूजेस हैं। हम किसी भी कंडक्टर को लेके ना इसके आसपास किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे एक बहुत स्मॉल ये कर लेते हैं, हम डेरिवेशन कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट magnetic field at the center of circular coil, at the center of circular coil। एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, दिस इज सर्कुलर कॉइल। ठीक है, लेट्स से मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट पास कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर बेटा इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इस पॉइंट ए पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, कौन सा रूल यूज करेंगे, वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कैसे निकलेगी बेटा, अगर हम देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी और यहां से अंदर की तरफ जा रही होगी। देखो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी और किस तरफ जा रही होगी, अंदर की तरफ, सेंटर से अंदर की तरफ जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम यहां से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी, यहां से निकलेगी और अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालनी है यूजिंग बायट-सैविट लॉ। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, देखो यहां पर बहुत स्मॉल एक एलिमेंट डीएल, लेंथ एलिमेंट डीएल ले लिया और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है वो ओवर द डिस्टेंस अब क्या रख देते हैं, आर। अब आर और डीएल, क्योंकि हम याद करो थीटा जो एंगल लिया था वो हमने किसके बीच में लिया था, आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में लिया था। अब भी किस डायरेक्शन में कितना एंगल होगा, डीएल की अगर मुझे बेटा डायरेक्शन निकालनी है तो आई कैन ड्रॉ टेंजेंट, दिस विल बी डीएल वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर बनाने के लिए, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पर टेंजेंट बना सकता हूँ। तो बेटा आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में अगर आप देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या पुट कर देंगे, अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थीटा आई कैन पुट 90 डिग्री। ठीक है, कितना करंट पास कर रहा है, लेट्स से आई। तो यूजिंग बायट-सैविट लॉ, यूजिंग बायट-सैविट लॉ, dB equals to mu naught upon 4 pi I dl sin 90। sin 90 क्यों, बिकॉज आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, जिस पॉइंट तक हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो डीएल से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस, और आर जो है बेटा रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल ही है। और एक और चीज याद रखना बेटा, यहां पर हमने नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स कितने रखे हैं, 1। सिर्फ एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं कितने टर्न के लिए, एक टर्न के लिए। तो dB इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में आर का स्क्वायर। और ये जो बेटा dB मैग्नेटिक फील्ड निकली है वो कौन से एलिमेंट की वजह से निकली है, इस डीएल एलिमेंट। ऐसे ही कितने डीएल एलिमेंट इस कॉइल के ऊपर होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, और सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी सेंटर पे वो अंदर की तरफ ही निकलेगी। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो सारे डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आएगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इन सारे डीएल एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है, अच्छा अब बेटा इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, राइट हैंड साइड वाली टर्म पे देखो, इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, डीएल की, मतलब इन लेंथ्स की इंटीग्रेशन हो रही है। तो इन सारी लेंथ की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यहां से लेकर पूरी यहां तक, ठीक है, टोटल लेंथ मिल जाएगी। और टोटल लेंथ कितनी आएगी, सही जवाब circumference of this circular coil which is B equals to म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर का स्क्वायर ब्रैकेट में सरकमफ्रेंस जिसका रेडियस आर है कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर से आर गया। और बेटा एक और चीज, सिंप्लीफिकेशन के लिए ना हम इसको 2 पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, क्यों, आप कट कर सकते हो, 2 से 4 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कट कर दिया और कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज देखो बेटा, म्यू नॉट की अगर मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ी ना तो मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट की अगर मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ी सिर्फ म्यू नॉट की, तो इट विल बी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7। ज्यादा सिंपल क्या है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू। तो एक काम करना, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है अगर आप कैलकुलेशन के लिए यूज करो, लेकिन सिंपल क्या है, इसको ऐसे ही रहने दो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में आर। क्यों, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, बिकॉज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर -7। नहीं तो हाँ, आप ये भी पुट कर सकते हो, कोई संकोच मत करना, आप ये भी पुट कर सकते हो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो उससे 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बिल्कुल सही फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये जो बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो सिर्फ कितने टर्न की वजह से, एक टर्न की वजह से। अगर मैं सर्कुलर कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स ले लूं, फॉर n टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई 2 पाई n अपॉन में r। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना ये जरूर देख लेना कितने नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स दिए हैं। अगर नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स भी गिवन है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कई बुक्स में ना एक और फॉर्मूला लिखा हुआ दिखेगा आपको, देखो कई बुक्स में एक और फॉर्मूला लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं एक टर्न को देखूं, एक टर्न जो है सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई एंगल। 2 पाई एंगल जो है वो एक टर्न सबटेंड कर रहा है सेंटर के पास, तो n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स कितना एंगल सबटेंड करेंगे, 2 पाई एन। 2 पाई एन, एक टर्न कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई। n टर्न्स कितना करेंगे, 2 पाई एन। तो इस 2 पाई एन को हम एक और चीज बना के लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर ब्रैकेट में एंगल सबटेंडेड बाय n टर्न्स, एंगल सबटेंडेड बाय n टर्न्स। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ वाला भी इसी के अंदर केस आ जाएगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फाइनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, इसकी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे लेट्स से मेरे पास ये एक कंडक्टर है, बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है, वायर है मेरे पास। ठीक है, ये पॉइंट हम x ले लेते हैं और लेट दिस पॉइंट बी y। और इस डीएल एलिमेंट की वजह से ना, इस डीएल एलिमेंट की वजह से
डीएल एलिमेंट की वजह से, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस डीएल एलिमेंट की वजह से मुझे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, लेट्स से आर डिस्टेंस पे है। इसको हम सॉलिड लाइन ही बना के, और लेट दिस बी रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, और ये वाला पॉइंट बेटा हम ओ ले लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, सॉरी रेफरेंस लाइन है। लेट दिस एंगल बी फाई, और ये वाला एंगल आर, और डीएल के बीच एंगल हमेशा हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट जो है वो, ऊपर वाला एक्स पॉइंट पी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, रेफरेंस लाइन से फाई टू एंगल, और नीचे वाला पॉइंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, रेफरेंस लाइन से फाई वन एंगल। लेकिन ये दोनों फाई वन और फाई टू जो है वो रेफरेंस लाइन से लेके ऊपर वाले पॉइंट और रेफरेंस लाइन से लेके नीचे वाले पॉइंट तक के। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और एक और चीज, क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस जो है या सारे एंगल्स जो हैं वो सारे रेफरेंस पॉइंट से ही ले रहे हैं, रेफरेंस लाइन से ही ले रहे हैं, तो डीएल जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है वो ओ पॉइंट से कितने लेंथ पे है, लेट्स से डीएल लेंथ पे। ठीक है, एक और काम करते हैं, इसको हम इस पी पॉइंट से ओ पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कितना लेते हैं, ए। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि फाई वन एंगल किन दो पॉइंट्स के या किन दो लाइंस के बीच एंगल है। आर जो है वो डीएल से लेकर पी तक का डिस्टेंस है, डीएल से लेकर पी तक का डिस्टेंस है। तो अगर आर एल और ए के बीच में रिलेशन निकालोगे, ये एंगल 90 डिग्री है, आर एल और ए के बीच में रिलेशन निकालोगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन रिलेशन अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, इसको भी बेटा नाम दे देते हैं, लेट्स से क्यू नाम दे दिया हमने, पी ओ क्यू ट्राइंगल में देखोगे, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री है। तो बेटा फाई, ध्यान से देखना, फाई और थीटा, फाई और थीटा प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस फाइव। एक ही रिलेशन आ गया। एक और चीज हम निकाल रहे हैं, चीजें बेटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ना आगे जाके डेरिवेशन में काम आएंगे। ठीक है, हम पुट करके थोड़ी सी डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ना हो जैसा डायग्राम कॉम्प्लिकेट हुआ वैसे डेरिवेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो इन द सेम ट्राइंगल पीओक्यू अगर हम tan फाई यूज करें तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एल बाय ए को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल वुड बी इक्वल टू ए tan फाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, एल का डिफरेंशिएशन डीएल, ठीक है, ए tan फाई का डिफरेंशिएशन वुड बी ए sec स्क्वायर फाई, और चेन रूल के हिसाब से बेटा फाई का डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी फाई। एक ही चीज आ जाएगी। ये तीन चीज हमने निकाली है। क्यों निकाली है, देखो, यूजिंग बायट सेवेट लॉ में लिखता हूं डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है जी, चलो, डीएल की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पूरी वैल्यू, थीटा की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 90 माइनस फाइव, और एक और आर स्क्वायर की बजाय ना एक और सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक और सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं बेटा, इसी ट्राइंगल में cos फाई लगाते हैं। ठीक है, इसी ट्राइंगल में ही अगर हम cos फाई यूज करें तो इट इज बेस ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज आर, ए अपॉन में आर, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी ए अपॉन में cos फाई, ये इधर इंटरचेंज हो जाएंगे। 1 बाय cos फाई क्या होता है, ए सेक फाई। आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस आर की जगह क्या पुट कर देंगे, ए सेक फाई।
ठीक है जी, कोट करना शुरू करें। ये सारी वैल्यूज देख लो, मैं रब करने जा रहा हूं। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई। dl की जगह हमने बेटा क्या बोला था, क्या पुट करेंगे, a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव, और साइन थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करा था हमने, 90 माइनस फाइव, अपॉन में आर स्क्वायर की जगह a सेक्स फाइव का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज देख लो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने वही पुट करी है जो भी निकाली थी। डीएल की जगह ए सेक्स स्क्वायर फाइव डी फाइव पुट कर दिया, थीटा की जगह 90 माइनस फाइव, और आर की जगह क्या पुट कर दिया, ए सेक फाइव। अब आपको लगेगा इससे सर और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं बेटा देखो क्या सिंप्लीफिकेशन आई है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस फाइव, अपॉन में ए सेक फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव गया, ए से ए गया, हो गई सिंप्लीफिकेशन। डी बी इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए कॉस फाइव डी, कॉस फाइव डी फाइव। अब ये देखो, ये जो बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ना पी पॉइंट पे, वो इस एलिमेंट की वजह से थी। ऐसे ही बहुत ज्यादा स्मॉल एलिमेंट यहां पर होगा, इसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऊपर भी एक एलिमेंट होगा, तो इसी वायर के ऊपर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स आ जाएंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इट इज कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देते हैं, और वेरी कौन होगा, ये एंगल्स की वेरी डिफरेंट या फिर चेंज होंगे, तो इंटीग्रेशन जो है वो इनकी होगी, ठीक है। कॉस फाइव की इंटीग्रेशन इज साइन फाइव, साइन फाइव, लेकिन एंगल कहां से कहां वेरी कर रहे हैं, आप रेफरेंस लाइन की तरफ नजर मारो, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस लाइन की तरफ। फाइव वन एंगल से लेकर सीधा जा रहा है ये फाइव टू एंगल तक, ठीक है। एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है, फाइव वन एंगल से सीधा जा रहा है फाइव टू एंगल। लेकिन अगर आप बेटा एक चीज नजर कर देखोगे ना, नजर मारोगे, तो फाइव वन एंगल जो है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है, और फाइव टू एंगल रेफरेंस लाइन से ऊपर है। तो हम एक चीज क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू। क्यों, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस लाइन की वजह से। तो यहां पर माइनस फाइव वन और यहां पे प्लस फाइव टू। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम करेंगे तो इट वुड बी इट वुड बी इट वुड बी b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में a ब्रैकेट में साइन फाइव टू माइनस माइनस ब्रैकेट में साइन ऑफ, सॉरी ये वाली ब्रैकेट, माइनस फाइव, ठीक है जी, साइन ऑफ माइनस फाइव, माइनस फाइव। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में a, आई अपॉन में a ब्रैकेट में साइन फाइव टू प्लस माइनस साइन बाहर आ गया क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सही समझे जनाब, माइनस साइन थीटा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारी कहां पर, पी पॉइंट पे, कौन से लेंथ की वजह से, इस बहुत स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। लेकिन इसमें बेटा दो चीजें और हैं। लेट्स से अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होता, ये बहुत जरूरी है, अगर ये कंडक्टर होता इनफाइनाइट, काफी न्यूमेरिकल इसी के ऊपर है, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का कैसे हमें पता चलेगा, क्वेश्चन में नहीं देंगे इनफाइनाइट लेंथ का, क्वेश्चन में सीधा लिखा होगा अ लॉन्ग कंडक्टर,
लॉन्ग कंडक्टर जहां पर लिखा हुआ है अपने आप ही समझ जाओ कि वो इनफाइनाइट लेंथ का है, और हमने ये वाला फॉर्मूला अब जो करने जा रहे हैं वो करना है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो आपको ये φ1 और φ2 एलिमेंट एंगल कैसे दिखेंगे। कंडक्टर मान लेते हैं बहुत इनफाइनाइट लेंथ का बहुत बड़ा कंडक्टर है, बहुत बड़ी वायर है, ठीक है। तो यहां पर हमने पॉइंट पी रखा हुआ है। अब कंडक्टर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है, तो ये आपको φ1 और φ2 एंगल ऑलमोस्ट लगेगा कि 90 डिग्री के हैं। ये φ1 एंगल और ये φ2 एंगल दोनों ही कितने लगेंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल, ठीक है। अभी तो मेरे पास इतनी लेंथ नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा कंडक्टर लोगे, स्ट्रेट वायर लोगे, तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री के लगेंगे आपको। तो यहाँ पे φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू अपने आप ही 90 डिग्री पुट कर देना उस फॉर्मूले में। और अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है बेटा, 1, बिल्कुल ठीक है। आई बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। लेकिन सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के पास। तो हम एक काम करते हैं, ये 2 नहीं काटते, यही रहने देते हैं। तो इस फॉर्मूले को फिर से लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन में a। लेकिन ए वाला पॉइंट जो है वो हमेशा याद रखना, ए वाला पॉइंट कौन सा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। पी पॉइंट का वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मत ए लेते रह जाना, ये तो आर है, ठीक है। पी पॉइंट का इस वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है ए, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो डेरिवेशन होगी स्ट्रेट कंडक्टर की। अच्छा, इसमें बेटा एक और चीज कर सकते हैं, देखो अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर में मैं क्या करता हूं, ठीक है, इसी स्ट्रेट कंडक्टर में पी पॉइंट जो है बहुत इनफाइनाइट लेंथ पे, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में पी पॉइंट जो है वो किसी एक एंड के पास रखता हूं, ऊपर वाला एंगल खत्म हो जाएगा आपका। मतलब जिस एंड के पास रखोगे वो वाला एंड एंगल जो है वो खत्म हो गया। जैसे मैंने ऊपर वाले एंड की तरफ रखा तो ऊपर वाला एंगल खत्म हो गया, φ1 φ2 एंगल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। मतलब यहां पर क्या लेना है, φ2 जो है वो 0 डिग्री लेना। लेकिन ये वाला एंगल कैसे दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो φ1 क्या रखना है, 90। इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर में ही अगर पी पॉइंट जो है वो किसी एक एंड के पास रख दिया, बीच में नहीं रखा हुआ, बीच में रखते तो दोनों 90 लगते हैं, φ1 भी φ2 भी, जैसे पीछे करा है। लेकिन अगर किसी एक एंड की तरफ रख दिया, ऊपर वाले एंड की तरफ रख दिया, तो ऊपर वाला एंगल 0 डिग्री हो गया और नीचे वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नीचे वाले एंड की तरफ रखते तो φ1 0 हो जाता और φ2 90 हो जाता, मतलब कोई एक 90 होना ही होना। अब क्या फॉर्मूला आता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में ए ब्रैकेट में साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो इट इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाय ए। साइन 90 इज 1, 1 प्लस 0 1। अब ये अगर हमने बीच में पॉइंट रखा था तो उसका फॉर्मूला बेटा आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और किसी एक एंड के पास रख दिया, उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ज्यादा न्यूमेरिकल्स इनफाइनाइट लेंथ ये वाले फॉर्मूले के पास आते हैं। हाँ जी, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड से हाफ हो गई। मतलब अगर हम वो पॉइंट जो है किसी एक एंड के पास रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, पहले वाले से हाफ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट बेटा, बायट सेवर्ट लॉ की एक और डेरिवेशन है छोटी सी। कौन सी डेरिवेशन है, लेट्स से सर्कुलर कॉइल ही हमने ली है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल ही हमने ली है। अब बेटा सर्कुलर कॉइल के हमने सेंटर पे नहीं बनानी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, सर्कुलर कॉइल के सेंटर से एक एक्सेस जा रही होगी, इस एक्सेस के किसी पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। इस एक्सेस के
किसी एक पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? अब पहले इसका देखते हैं नजरिया देखने का। अगर मैंने किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, अब वही डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करो, बहुत ध्यान से सुनना। राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आ जाएगा। पहले हम क्या करते थे, ये थंब को लेते थे करंट और ये फिंगर बन जाती थी मैग्नेटिक। अब उल्टा है, ये फिंगर्स बन जाएंगी करंट और थंब बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये सिर्फ इसी केस में, इसी डेरिवेशन में, जब एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी? यस, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना आप अपने आप ही उधर आ जाएगी। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा हूं। करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमने बहुत स्मॉल एक एलिमेंट ले लिया डीएल। ठीक है, बहुत स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया, और ये डीएल के एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता था। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हमने एक ये एलिमेंट डीएल लिया। जितना लेंथ का एलिमेंट डीएल ऊपर लिया होगा, उतना ही बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, बिल्कुल अपोजिट एंड पे हमने सेम एलिमेंट डीएल लिया है। इसको पॉइंट ए दे देते हैं और इसको पॉइंट दे देते हैं बी। लेंथ लेंथ कितनी ले ली? डीएल। ठीक है, ये पॉइंट ओ दे देते हैं। ठीक है, लेट से रेडियस हमारा कितना है ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्स, और ये ले लिया हमने आर। अब बायट सेवर्ट लॉ में क्या करना है बेटा? बायट सेवर्ट लॉ में हमें सबसे पहले तो थीटा चाहिए, डीएल और आर के बीच एंगल। अब इस डीएल और आर के बीच एंगल अगर आप देखोगे ना, इस डीएल और आर के बीच एंगल आता है बेटा 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच एंगल कितना आता है? 90 डिग्री। बिकॉज अगर आप इसको देखोगे तो ये कंप्लीटली ऐसे बन जाते हैं कि ये है डीएल और ये है आर। ठीक है, तो इनके बीच एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री ही आएगा अगर आप देखेंगे तो। चलो, मतलब ये ऐसे बनते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो डीएल जो है इस डायरेक्शन में आया था टेंजेंशियली, और आर जो है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। इनके बीच में एंगल कितना आया? 90 डिग्री। ठीक है जी, चलो। दूसरी चीज, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा इस एलिमेंट की वजह से, तो लेट से वो इस तरफ आ गई डीबी, ये एंगल हम ले लेते हैं फाई। ठीक है, ये टेंजेंट मैंने बनाया होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? नीचे की तरफ। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। बट अगर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दोगे ना, अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन। ऐसे ही इस एलिमेंट की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सेम इस तरफ जाएगी डीबी डैश। बाद में जाके पता चलेगा डीबी और डीबी डैश सेम। डीबी डैश के भी दो कंपोनेंट्स निकल जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और ये वाला एंगल भी फाई बन जाएगा ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये वाला कंपोनेंट भी डीबी डैश कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट डीबी साइन। अब ऐसे ना बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे एक एलिमेंट यहां पर ले लिया तो एक एलिमेंट यहां पर भी होगा। इनकी वजह से भी यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और इनके भी कंपोनेंट्स डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई में। बाद में जाके सारे कंपोनेंट्स जब डिवाइड हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि ये वाले कंपोनेंट्स, कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसल आउट कर देते हैं। कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। बचे कौन से कंपोनेंट्स? सिर्फ साइन फाई वाले कंपोनेंट्स। और सिर्फ दो कंपोनेंट्स नहीं आएंगे बेटा यहाँ पर, सिर्फ दो चीजें नहीं आएंगी यहाँ पर, डीबी साइन फाई डीबी डैश साइन फाई। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब अगर एक एलिमेंट यहाँ पर लूंगा तो दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, फिर एक एलिमेंट यहाँ पे तो एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे, फिर एक एलिमेंट यहाँ पे तो एक एलिमेंट यहाँ पे। और इन सारे एलिमेंट की वजह से कितने ज्यादा कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो सबको नहीं ऐड करना, हमने क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यही साइन फाई वाले कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देना। क्योंकि अगर आप ऐड करते फिरोगे तो बेटा एलिमेंट्स ही बहुत ज्यादा है, ऐड कैसे कर दोगे? एलिमेंट्स ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलो।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो अपने आप ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले डीबी निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देते हैं डीबी यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ की खासियत है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी शेप के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट जो थे वो बायट और सैवर्ट हम पढ़ चुके हैं कि दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्म करे थे। तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, डीएल एंड आर के बीच का, ठीक है। तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर का स्क्वायर। अब बेटा आर की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे इस ट्राइंगल में, ए ओ पी ट्राइंगल में अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और आर अगर हम निकालना है तो इट विल बी स्क्वायर, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करना शुरू करें। dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, इसको ऐसे रख दो, आर स्क्वायर की वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो ये वाली वैल्यू हम बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे, दूसरा साइन फाई भी निकाल लेते हैं। साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अच्छा एक और चीज, आर की वैल्यू बेटा हम ये भी पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आर की वैल्यू ये पुट कर। अब दोनों ही चीजें डीबी और साइन फाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बी। डीबी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन 90 तो 1 हो गया था, नीचे आ गया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू क्या निकाली, इनटू में ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बेसिस सेम है बेटा, पावर से ऐड हो जाएंगी तो इट विल बी कांस्टेंट टर्म्स को मैं डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 3/2। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल। डीएल किसके ऊपर लिया है हमने बेटा, अगर आप देखोगे तो इस सर्कुलर कॉइल के हमने एलिमेंट्स लिया, तो ऐसे डीएल एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स का इंटीग्रेशन कर दोगे तो विल गेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये सर्कमफ्रेंस आ जाएगा जिसका रेडियस क्या है ए 2 पाई, ठीक है 2 पाई। इसको अभी ऐसे रहने देना, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई ए आई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बेटा आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे। और एक और चीज देखो, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इस चीज में फिंगर्स बन जाती हैं हमारे पास करंट और थंब बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही सेम चीज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं करंट पास करवा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स राइट, यही जा रही है नेट मैग्नेटिक फील्ड। आप देख लो नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ये है हमारे पास। अच्छा एक और चीज करते हैं इसमें, इसी में ही इसी फॉर्मूले में एक और चीज करके देखते हैं। लेट से ये P पॉइंट को रिड्यूस करके ना, x डिस्टेंस को रिड्यूस करके मैंने बहुत कम डिस्टेंस कर करके खत्म कर दिया x वाला डिस्टेंस, और P पॉइंट पे लिया सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे। सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, यहां से भी वही आना चाहिए, लेकिन x वाला डिस्टेंस क्या कर दिया हमने यहाँ पे 0। तो B कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है उठा के मैंने सेंटर पे रख दिया तो एक्स वाला डिस्टेंस खत्म हो गया, ठीक है।
टू पाई ए आई अपॉन में, अगर x वाला डिस्टेंस जीरो कर देंगे तो कौन सी टर्म बचेगी, ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया, तो b वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई ए आई अपॉन में ए की पावर 3, ए की पावर 3। बेटा एक और पंगा हो गया, इस डेरिवेशन में मैं कंप्लीटली इक्वली एक टर्म इग्नोर कर दी, ए वाली टर्म, ए वाली टर्म मैंने यहां पर लिखना भूल गया, तो इसको जरूर नोटिस कर लेना, ठीक है। ए वाली टर्म जो है नेक्स्ट स्टेप में भूल गए थे, ए यहां पर भी है, यहां पर ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये है बेटा फॉर्मूला पूरा, ठीक है। ए स्क्वायर से ए क्यूब कट गया, तो बी फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, सेंटर, और जब पी पॉइंट को उठा के सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे ले आया था, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में ए, ये वही वाला फॉर्मूला है, देखो एक बार पीछे जाके वही वाला फॉर्मूला सेम आया है, बस आर की जगह यहाँ पे ए आया, वहां पर हमने आर रेडियस लिया था, चेंज क्या हुआ है यहाँ पर ए रेडियस लिया है, इसलिए आर की जगह इस फॉर्मूले में क्या बना, ए आ गया, बाकी फॉर्मूला सेम है, ठीक है। चलो एक और एजम्पशन ले लेते हैं छोटी सी, एक और छोटी सी एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर x वाला डिस्टेंस जो है आर ए वाले डिस्टेंस से रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, मतलब x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर है, मतलब क्या है, ये सर्कुलर कॉइल है और यहां से भी दीवार बांध के कहीं आगे जाके डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, तो ये जो x वाला डिस्टेंस है वो कहाँ ले लिया, बहुत आगे जाके, x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन इट, ठीक है। तो क्या होगा इस डेरिवेशन बेस्ड फॉर्मूले में, हम a को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन में बचेगा x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया, तो b इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन में एक्स की, ये हमारा वो फॉर्मूला है जब x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर। अच्छा ये तो हमारे पास बेटा एक सर्कुलर टर्न की वजह से फॉर्मूला बना है, अगर हम n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न की वजह से फॉर्मूला बनाते हैं तो n भी लिखना पड़ेगा, तो वो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई, n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर तो एक टर्न की वजह से फॉर्मूला निकाला था ना, अगर n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न की वजह से निकालना है तो n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा टर्म लगानी पड़ेगी n, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई n अपॉन में x का क्यूब, ठीक है, ये एक और फॉर्मूला बन गया, बट n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न की वजह से इसी में ही व्हेन x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन, मेन फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और चीज कर लेते हैं बेटा, इसी में ही एक और चीज करनी है, लेट्स से मैंने इसके ये बनाता हूं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 i n इंटू में पाई इंटू ए स्क्वायर, अब पाई इंटू ए स्क्वायर बेटा अगर आप देखोगे तो जो हमने सर्कुलर कॉइल ली है ना, सर्कुलर कॉइल का एरिया, क्योंकि रेडियस ए है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा ए, ठीक है, तो ये एक और टर्म बन गई है हमारे पास एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब, इसको हम एरिया रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 n इंटू आई इंटू ए अपॉन में एक्स का क्यूब, तो बी टोटल आ गया मेरे पास बेटा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 इंटू एम कैपिटल एम, एक और चीज देखो यहाँ पर मैंने एन आई ए की जगह क्या रख दिया, कैपिटल एम, अभी कैपिटल एम क्या है, ठीक है, कैपिटल एम इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो बेटा वायर के ऊपर भी मैग्नेटिक, वायर के ऊपर भी डायपोल बनते हैं, जैसे अगर मैं
ये वायर ले लो, ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करवाया, ये क्या है बेटा, इट इज नथिंग बट अ वायर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास करवाया है, तो यहां पर डायपोल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ इसी वायर के ऊपर खाली स्पेस में डायपोल, इसी वायर में खाली स्पेस में एक जगह पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और अगर हम दूसरे एंड से इसको देखेंगे तो साउथ पोल। मतलब जैसे ये वायर है, लेट से आपको दिख रहा है साउथ पोल, तो मेरे को कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, क्योंकि करंट जो है अगर आपकी तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर आपको करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको साउथ पोल, तो मेरे को नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसे दिखाई देते हैं, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वहां पर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो कौन सा पोल बनेगा यहाँ पे वायर के ऊपर, साउथ पोल। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा, उस वायर के ऊपर डायपोल बनने ही बनने हैं, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल तो दूसरी तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल तो दूसरी तरफ साउथ पोल। उसी डायपोल की अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट देखूं तो बेटा क्या होती है, कैपिटल एम। मैग्नेटिक डायपोल सेम एज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसकी वजह से बन रहे हैं, बट वायर में करंट पास करने की वजह से, एक तरफ नॉर्थ तो दूसरी तरफ साउथ। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट करंट फ्लो होने की वजह से कितना बनता है, एन इंटू आई इंटू ए। एन इज द नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, आई इज द करंट, ए इज द एरिया, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। और क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होती है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको क्या हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, ये लो m वेक्टर इक्वल्स टू n इंटू आई इंटू ई, ठीक है। ये है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और डायरेक्शन भी पता चल गई। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो किस डायरेक्शन में जाती है, साउथ पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल। तो अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने क्या लिया था, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया, तो मुझे कौन सा पोल दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ पोल। यहां पर अगर कोई बंदा खड़ा है तो किस क्या दिखाई दे रहा होगा, साउथ पोल, क्योंकि उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई दे रहा होगा, साउथ पोल बनेगा उसकी तरफ से, मेरी तरफ से क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये तो थी बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एन इंटू आई इंटू ए। नेक्स्ट एक ना इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, लास्ट टॉपिक इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। लेट्स से देखो, सिंपल सी चीज है बेटा, एक्स डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, इनवर्स रिलेशन है, एक्स डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और अगर कम कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो लेट्स से ये मेरे पास एक कॉइल है, मैं ना यहां से इस तरफ जाना चाहता हूं, तो यहां से अगर इस तरफ जा रहे हैं तो एक्स वाला डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये लो, अब यहां पर आके क्या हुआ, मैं सेंटर पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, एक्स वाला डिस्टेंस जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में डिस्टेंस एक्स वाला इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज। लेकिन इसी केस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पे। ये था बेटा बायट सेवर्ट लॉ, और उसकी तीन एप्लीकेशंस या अलग अलग शेप्स ऑफ कंडक्टर की वजह से हम क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो बाकी के लेक्चर्स, बाकी की डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे।